Hello students, good morning and welcome to English online class conducted by Amrit Senior Secondary School. Students, आज हम लेसन नंबर 5 का कंक्लूडिंग पार्ट करने जा रहे हैं। लेसन चल रहा था हमारा सम ग्लिम्पसेस ऑफ एशियंट इंडियन थॉट एंड प्रैक्टिसेस। इसके पेज नंबर 65 पर फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। अभी तक हमने अपने कल्चर के बारे में, अपने हिंदू रिलीजन के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम जानेंगे कि एक पुरुष की ज़िंदगी में उसकी पत्नी की क्या इम्पोर्टेंस है, अर्धांगिनी शब्द का क्या अर्थ है, और हमारे भारत में औरतों को बड़ा पवित्र दर्जा हासिल था शुरू से ही, क्या कारण है इसका। पार्ट फोर्थ स्टूडेंट्स, हेडिंग हमें दी हुई है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, द हिस्ट्री ऑफ दिस ग्रेट लैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ दिस ग्रेट लैंड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स where no auspicious function was considered to be held properly without the participation of women। राइटर कहता है कि जो हमारा भारत देश है, इसमें हमें कई तरह के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। हमारे भारत देश का इतिहास ऐसा है जिसमें हमें कई तरह की उदाहरणें मिलेंगी, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी पवित्र फंक्शन या रीति रिवाज बिना औरतों की मौजूदगी के पूरा नहीं होता था। ऑस्पिशियस यानी पवित्र। So much so that if no woman could somehow make it to the function, a statue of the woman was created to mark her auspicious presence। अगर किसी कारण से कोई औरत उस पवित्र फंक्शन में शामिल नहीं हो पाती थी तो उसकी जगह उसका एक पुतला बनाकर उस फंक्शन में रखा जाता था, ताकि उसकी पवित्र मौजूदगी का एहसास सभी को हो। This only proves that a woman in this great land was never looked upon as an object of lust or sex. She was always considered a Devi, a Kanjak, a young unmarried girl child fit to be worshipped, the mother of mankind, the Ardhangani, the inseparable but equal wheel of the Rath of life। राइटर यहाँ बहुत फिलोसफिकल बात कर रहा है कि इसी बात से प्रूव हो जाता है कि हमारे समाज की औरतों को पुराने ज़माने में काम वासना की चीज़ नहीं समझा जाता था। उन्हें एक देवी का रूप समझा जाता था, एक कंजक जो 9 साल तक की कन्या होती है, और इंसानियत की माता के तौर पर औरतों की पूजा की जाती थी। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी 2 शब्दों से मिलकर बना, अर्ध और अंग, जो पुरुष के शरीर के आधे हिस्से का दर्जा रखती हो उसे बोलते हैं अर्धांगिनी। यानी जितना ज़िंदगी में पुरुष का महत्व है उतना ही उसकी वाइफ की इम्पोर्टेंस है। नॉर्मली शास्त्रों में या वेदों पुराणों में ये माना जाता है कि एक पुरुष का जो दायां शरीर है वो उसका खुद का है, यानी पुरुष के शरीर का दायां हिस्सा उसका खुद का है, और जो उसके शरीर का बायां हिस्सा है वो उसकी वाइफ का माना जाएगा। और इसी वजह से जीवन रूपी रथ जो है वो सही चलता है। रथ को इंग्लिश में चैरियट बोला जाता है। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी नीचे लाइन दी हुई है, एट द ओकेजन ऑफ द सेतुबंध रामेश्वरम ब्रिज पूजा अ स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम अर्धांगिनी सीता वाज स्पेशली मेड फॉर द ऑस्पिशियस ओकेजन। तो आप सभी को पता है कि जब लंका पर चढ़ाई करनी थी श्री रामचंद्र जी ने, तो बीच में रामेश्वरम समुद्र का रास्ता आता था, जहाँ पर उन्होंने वानर सेना को कहकर प्रॉपर ब्रिज बनवाया था लंका तक का। तो तब एक पूजा की गई थी, क्योंकि सीता माता रावण की कैद में थी, तो पूजा में सीता माता की ज़रूरत थी। तो सीता माता के ना होने की वजह से वहाँ पर सीता माता का एक पुतला बनाया गया था, जिसको श्री रामचंद्र जी के बाएं भाग में बिठाया गया था पूजा करने के लिए। नेक्स्ट पेज आ गया स्टूडेंट्स। दिस फिटली एक्सप्लेन्स छत्रपति शिवाजी bowing his head before a woman and respectfully restoring her dignity as a mother when some misguided soldiers of his victorious army presented her to Shivaji as a gift। इसी बात से ये भी बड़ी अच्छी तरह से प्रूव हो जाता है कि क्यों छत्रपति शिवाजी ने एक औरत के सामने अपना सिर झुकाया था, क्योंकि उनकी ही सेना के कुछ असभ्य जो सिपाही थे, जिनको सही समय नहीं थी, जब उन सिपाहियों ने युद्ध किया था, शिवाजी की सेना की ओर से जब युद्ध चल रहा था, तो
तो उन्होंने दुश्मन की सेना की एक औरत को उठाकर शिवाजी के पास पहुंचा दिया कि देखो महाराज, हम आपके लिए इस औरत को तोहफे के रूप में लेकर आए हैं। शिवाजी को अपने सिपाहियों पर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उस औरत से माफ़ी मांगी और उन्होंने उस औरत को ये भी कहा था कि मैं आपके बेटे की तरह ही हूँ और आप मुझे अपने बच्चे की तरह ही समझें और मेरे सिपाहियों को भी माफ़ कर दें। हालांकि वो दुश्मन सेना की औरत थी जो वहाँ पर उनके पास उठाकर लेकर आई गई थी। फिर भी शिवाजी ने उस औरत से माफ़ी मांगी। दिस टू एक्सप्लेन्स दैट द ग्रेट वार्स इन बोथ द सेक्रेड एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत वर फॉट फॉर डिफेंडिंग एंड होल्डिंग द ऑनर ऑफ दिस मातृशक्ति द पावरफुल मदरहुड। ऐसे ही उदाहरणों से ये भी पता लगता है कि रामायण और महाभारत के युद्ध औरतों की वजह से लड़े गए। रामायण का युद्ध सीता माता के लिए लड़ा गया था और महाभारत का युद्ध द्रौपदी के लिए लड़ा गया था। दोनों को ही दूसरी जो सेना थी या जो दूसरे ग्रुप के लोग थे उन्होंने इंसल्ट की थी। रामायण में रावण ने सीता देवी की इंसल्ट भी की थी और उन्हें अपने पास कैद भी कर लिया था। महाभारत में कौरवों ने द्रौपदी की इंसल्ट की थी और उसका वस्त्रहरण किया था। तो दोनों युद्ध स्त्री शक्ति या मातृशक्ति को अपहोल्ड करने के लिए, मातृशक्ति की इज्जत को बढ़ाने के लिए लड़े गए थे। Does this not put those to shame who think of resorting to female foeticide or denying the female sex their rightful place in the affairs of the world? राइटर कहता है कि लेडीज़ की इस समाज में इतनी इम्पोर्टेंस है तो क्या उन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, जो गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं? और क्या ऐसे औरतों को इस समाज में सही दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? क्या इन औरतों को हमारे दुनिया के कामों में उनकी सही जगह हमें देनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि औरत भी इस समाज का ही एक मूल हिस्सा है। राइटर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी हुई है नीचे। द ऑथर डॉक्टर डी.वी. जिंदल इज सीनियर लेक्चरर PES फर्स्ट, रिटायर्ड फ्रॉम SCD गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना। इस लेसन के राइटर का नाम है डॉक्टर D.V. जिंदल, जो कि प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस फर्स्ट क्लास वहाँ से एक सीनियर लेक्चरर भी रह चुके हैं और गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से वो रिटायर हुए हैं रिसेंटली। हैविंग बीन ए मेंबर ऑफ वेरियस एकेडमिक बॉडीज एट वेरियस लेवल्स, ही इज प्रेजेंटली अ नंबर ऑफ द एक्सटर्नल फैकल्टी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद। वो कई तरह के एकेडमिक संस्थाओं में अलग अलग पदवियों पर रह चुके हैं और अब वो मौजूदा तौर पर हैदराबाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज है, वहाँ की एक्सटर्नल फैकल्टी, वहाँ के एक स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं। ए PhD इन फोनेटिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ही इज़ एन ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स ऑन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। फोनेटिक्स स्टूडेंट लैंग्वेज का ही एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको शब्दों के साउंड्स के बारे में सिखाया जाता है और शब्दों के स्पेलिंग्स के बारे में बताया जाता है। तो इस सब्जेक्ट में उन्होंने PhD की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से और उन्होंने भाषा और साहित्य पर कई तरह की किताबें लिखी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आज हमारा 5th लेसन अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं होमवर्क की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब आ गए होमवर्क में। सबसे पहले ट्रू और फॉल्स है। इन एशियंट इंडिया वुमेन वर कंसीडर्ड एज गॉडेसेस। पुराने भारत में औरतों को देवियों का दर्जा हासिल था। नंबर 2, ये भी ट्रू एंड फॉल्स है। ऑल सैक्रेड फंक्शंस वर हेल्ड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। सारे पवित्र जो फंक्शंस होते थे, जो रस्में होती थी, वो औरतों की मौजूदगी के बिना ही कर ली जाती थी। ट्रू या फॉल्स बताना है। नंबर 3, फिलअप है। डैश वास लॉर्ड राम्स अर्धांगनी। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगनी का नाम आपने यहाँ लिखना है। नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक। डैश बोर्ड हिज हेड बिफोर अ वुमेन हु वाज प्रेजेंटेड टू हिम एज अ गिफ्ट। डैश नाम के शख्स ने अपना सिर झुकाया उस औरत के सामने जिसे उनके सिपाहियों ने उनके समक्ष एक तोहफे के रूप में पेश किया था। नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक। द वार ऑफ डैश वाज फॉट टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द्रौपदी। द्रौपदी की इज्जत को दोबारा से
रक्षा करने के लिए या उसकी इज्जत को बचाने के लिए डैश का युद्ध लड़ा गया। नंबर 6 ऑस्पिशियस शब्द का मीनिंग, इन दिए हुए 3 ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन चूज करना है। नंबर 7 राइट 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द वीडियो ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर आपने 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं इस चैप्टर में से। और नंबर 8 थे हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के राइटर का नाम आपने बताना है। थैंक यू स्टूडेंट।